जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में समास टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा समास है, उसकी ट्रिक यानी कि समास को पहचानने की ट्रिक। जैसे द्विगु समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम इनकी पहचान बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये हम शुरुआत करते हैं, समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहेंगे, समास कहते हैं। दूसरा, शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो शब्द का हमने उसका संक्षिप्त कर दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्षिप्तीकरण कहेंगे, यानी शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। जैसे पेट भर के, यहाँ पर पेट भर के, यहाँ पर तो अपन इसका क्या कर दिया, भरपेट। पेट भर के भरपेट कर दिया। अगला, प्रत्येक दिन, दो प्रत्येक अलग, दिन अलग, दो दो शब्द है, अलग अलग है, तो हमने यहाँ पे प्रतिदिन कर दिया, ये संक्षिप्त कर दिया। दूसरा, जन्म से लेकर, तो इसे हमने इसका संक्षिप्त क्या कर दिया, आजन्म। उसके बाद, जैसा संभव हो, यहाँ पर तीन शब्द है तो हमने इसको क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया और क्या लिख दिया, यथा संभव। अब अगला, काली है जो मिर्च, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा शब्द, एक वाक्य जैसा बन गया। यहाँ पर काली है जो मिर्च, तो इसे हमने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, तो क्या हुआ, काली मिर्च। इस तरह से दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और दूसरी बात, शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, महान है जो पुरुष, तो महान है जो पुरुष, इसका हमने संक्षिप्त क्या कर दिया, महापुरुष। तो ये संक्षिप्तीकरण ही समास है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास होता है। अब हम देखते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा पांचवा है आपका तत्पुरुष समास, छठा आपका बहुब्रीहि समास। अब हम इसका आगे देखते हैं, अव्ययी भावी समास। पहले हम देखते हैं अव्ययी भावी समास। अव्ययी भावी समास, पहला हम देखते हैं अव्ययी भावी समास। तो क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद को पूर्व पद भी कहते हैं, ये भी आप बात, पहला पद को पूर्व पद भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखना। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, इसकी शानदार ट्रिक ये है कि हम उपसर्ग लगा हो, इसकी ट्रिक है उपसर्ग लगा होगा, यानी कि अव्ययी भाव समास के जो भी शब्द आएंगे उसमें क्या होगा, उपसर्ग लगे रहेंगे। जैसे कौन कौन से उपसर्ग आपके, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, ये क्या इस तरह के आपके क्या रहेंगे, उपसर्ग लगे लगे रहेंगे, उपसर्ग लगे रहेंगे। अब जैसे देखें यहाँ पर अनुरूप, रूप के योग्य, यहाँ पर अनुरूप क्या है, ये उपसर्ग है, तो आप इसे पहचान सकते हो कि ये कौन सा समास है, तो अब यही भाव समास। तो ये पहचानने के लिए आसान है। तो आप ध्यान रखें कि अव्यय भाव समास में उपसर्ग लगा रहता है, उनके अव्यय भाव के शब्दों में उपसर्ग लगा रहता है, तो वो क्या रहेगा, वो सब जिस शब्द में उपसर्ग लगा रहेगा वो अव्यय भाव समास रहेगा। जैसे आजीवन, आजीवन में आ लगा हुआ आपका उपसर्ग, तो ये इसका हो गया जीवन भर। अब देखते हैं प्रतिदिन, तो ये प्रतिदिन में भी क्या है, ये प्रति, ये क्या है आपका उपसर्ग है, तो इसको क्या, ये प्रतिदिन, अगर पूछे प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अब ये भाव समास, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, और बीच में क्या लगा रहता है, संयोजक शब्द। कौन से संयोजक शब्द, और, एवं, अथवा, या, ये जो लगे रहते हैं इनका क्या लोप हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कैसे, अब देखते हैं हम आगे। और दूसरा, दोनों पदों के बीच में प्राय क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। कौन सा योजक चिन्ह है दोस्तों, ये वाला, ये क्या है, जो डैश जैसा दिख रहा है ना, डैश जैसा, ये क्या योजक चिन्ह होता है। तो द्वंद्व समास के शब्दों के बीच में प्राय मतलब कि 99%, 100% भी नहीं कह सकते हैं। 100% इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रात रात दिन दिन इनके बीच में भी डैश लगता है, तो वो रात रात दिन दिन क्या है, वो द्वंद्व समास नहीं हो सकती, इसलिए 100% नहीं कह सकते, 99% शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, इसकी ये पहचान है। दूसरा, वह शब्द जिसमें योजक शब्द लगा हो और एक दूसरे के विलोम हो, जिसमें योजक शब्द लगा हो
और योजक शब्द कौन सा, ये वाला आपको भी दिखाया था मैंने, ये वाला लगा हो। और दूसरा क्या हो, एक दूसरे के विलोम, जैसे माता पिता, माता और पिता, ये क्या माता, माता पिता क्या एक दूसरे के विलिंग, एक दूसरे के विलोम है। माता पिता, अगर माता के विलोम विलोम लिखेंगे तो पिता, तो माता और पिता ये क्या एक दूसरे के विलोम है। और इसके बीच में क्या है, योजक शब्द भी लगा है, सॉरी, ये माता और पिता क्या है एक दूसरे के विलोम है, और बीच में क्या है योजक चिन्ह भी लगा हुआ। तो इसकी पहचान, द्वंद्व समाज की पहचान यही है कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और वह एक दूसरे के विलोम हो या विपरीतार्थी हो, तो वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समाज कहलाएगा। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम, सुख योजक चिन्ह दुख, सुख दुख, तो सुख और दुख क्या एक दूसरे के विपरीत है। अगर सुख का विलोम लिखो बोलेंगे तो क्या लिखोगे, दुख लिखेंगे। तो सुख और दुख, तो सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और एक दूसरे के विलोम भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये द्वंद्व समास है। अगला आचार विचार, ये भी एक दूसरे के विलोम है और बीच में क्या लगा, योजक चिन्ह लगा है। तो कहने का मतलब इसका यही ट्रिक है द्वंद्व समास की, कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और वह एक दूसरे के विपरीत हो, विलोम हो, विरुद्ध हो। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिन दिन रात रात, जैसे आप इधर बॉक्स में देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये सफेद इधर बॉक्स में यहाँ पे लिखा दिन दिन और रात रात है ना। तो इनमें द्वंद्व समास नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा है कि इनमें क्या है, योजक योजक चिन्ह तो रहेगा लेकिन एक दूसरे की विलोम भी होना चाहिए। तो यहाँ दिन दिन तो विलोम है नहीं, इसलिए अगर ऐसा पूछ ले कभी एग्जाम में दिन दिन इस टाइप का, तो ये क्या है, द्वंद्व समाज नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है भैया, सबसे हरीशो तो हर कोई पहचान लेता है द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है, और समस्त पद क्या होते हैं, समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं हम, द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर समस्त पद कौन से, सप्त सिंधु, इसमें पूर्व पद क्या है, आप देखिए यहाँ पर इसमें पूर्व पद क्या है, ये सप्त, सप्त मतलब सात, यानी क्या है, ये संख्यावाची। परिभाषा में स्पष्ट है, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद क्या हो, समूह का बोध कराते हो, तो ये समस्त पद है। सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, तो यानी ग्रुप, समूह, 1 2 3 4 5 7, तो क्या समूह हो गया, तो क्या है, समूह का बोध कराते हो या समाहार का बोध कराते हो। तो इसमें क्या है, पूर्व पद तो हो गया अपना समस्त पद, सॉरी इसमें पूर्व पद तो हो गया अपना सप्त, और उत्तर पद हो गया आपका सिंधु। ठीक, तो इसे हम 7 सिंधुओं का समूह, ये समास विग्रह होता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं नवग्रह। नौ, इसमें हो गया पूर्व पद और ग्रह हो गया आपका उत्तर पद, तो इसका हो गया 9 ग्रहों का समाहार। मैंने आपसे कहा था ना कि समूह और समाहार शब्द इसमें अधिक आएंगे, अगर समास विग्रह रहेगा तो समूह और समास, समूह और समाहार शब्द आएंगे। दूसरा, इसमें पद संख्यावाची रहेगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं पंचतत्व। पंचतत्व में पंच क्या है, पद जो पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो 5 तत्वों का समूह। त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3, तो 3 नेत्रों का समाहार, तो ये क्या आ गया, ये कौन से हो गए, द्विगु समास। यानी द्विगु समास की मुख्य पहचान तो यही है कि पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद क्या होते हैं, समूह का बोध कराते हैं। अगला देखते हैं हम कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद उत्तर पद और प्रधान भी हो, यानी दूसरा पद विशेष्य भी हो और प्रधान भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। विशेषण मतलब क्या होता है दोस्तों, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, अब विशेषता कौन, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं हम। ठीक है, अब ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा कौन, विशेषण। अब देखते हम ट्रिक, विशेषता बताने वाले समास। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कमल नयन, कमल के समान नयन, है ना, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। एक बात ध्यान रखा दोस्तों, ट्रिक में ऐसे जो आएंगे समास विग्रह में, के समान, है जो, देखो के समान और है जो ऐसे भी शब्द आएंगे तो वहां पर भी क्या रहेगा, आपका कर्मधारय ही रहेगा। देखिए आप, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल क्या है, कमल किसकी विशेषता बता रहा है, कमल नयन की विशेषता बताता है। कैसे, कमल के समान नयन। ठीक है,
अगला देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कि जो जो महान शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? पुरुष की। यानी इसमें पुरुष क्या हो गया? उत्तर पद है। तो उत्तर पद क्या, स्क्रीन पे जो येलो कलर में लिखा है विशेष्य, तो ये दूसरा पद, और यहाँ पर क्या, उत्तर पद दूसरा पद, तो ये क्या, विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष। तो यहाँ पर महान है जो पुरुष, जो महान शब्द है, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? वो पुरुष की। अब इसमें देखिए हम नीलकंठ में, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर कंठ क्या विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई जा रही है। तो नीला क्या विशेषण है और कंठ क्या विशेष्य है, तो आप ध्यान रखेंगे। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं इसको अब अच्छे से जान लीजिए। विशेषण मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, या जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और विशेष्य होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब जैसे यहाँ पर अधमरा, तो ये आधा है जो मरा, तो ये जो आधा क्या है, ये क्या विशेषण है, और मरा क्या है, ये विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा, आधा है जो मरा। ठीक है, आगे देखते हम परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद तो है, आनंद तो है, आनंद सबके पास है, लेकिन परम है जो आनंद, परमानंद। ठीक, नील गाय, नीली है जो, गाय तो है लेकिन कैसी, नीली, गाय तो है लेकिन कैसी, नीली, तो नीली क्या है, विशेषण। क्यों? क्योंकि ये गाय की विशेषता बता रहे हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो क्या है, नीली, नीली क्या है, नीली है जो गाय, तो नीली क्या है, जो गाय की विशेषता बता रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं काली मिर्च, काली है जो मिर्च, दोस्तों काली हाँ है, इसको जगह काली है कर लेना आप, मिस्टेक हो गया है। तो काली है जो मिर्च, तो यहाँ पर काली क्या, काली क्या विशेषण है, किसकी विशेष क्या है इसमें, मिर्च, तो मिर्ची की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि क्या है, मिर्ची काली है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें है जो और है जो और के समान, ठीक है जो और के समान जो आए तो इसका भी ध्यान रखना, विशेषता बताने वाले समास हो और है जो और के समान ऐसे शब्द आ जाए उसके बीच में, तो वहाँ क्या रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नीलकमल, नीला है जो कमल। अब समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में जो के समान आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था, है जो के समान जो शब्द आते हैं, एक ये भी इसकी पहचान है, विशेषता भी इसकी पहचान है। और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है जो के समान ऐसे शब्द आ जाए तो वो क्या कहे, वो क्या रहेगा आपका, कर्मधारय समास। अब हम आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, समास में कोई भी पद समान नहीं है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब ध्यान रखना दोस्तों, हमने आपको कर्मधारय समाज में है जो के समान भी बताया था, तो यहाँ पर भी ये जो है जो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर है जो का मतलब ये नहीं कि कर्मधारय समाज है, यहाँ पर कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद अर्थात शिव की ओर इशारा कर रही हैं, यानी कि तीसरे पद का निर्माण हो रहा है इसमें। उसमें क्या था आपके कर्मधारय समाज में, कमल के समान नयन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव। इसमें क्या है, देखो कोई भी, जिस समास में कोई भी पद समान नहीं है और दोनों मिलकर किसी तीसरे का, यानी कि ये नीला और कंठ मिलकर क्या है, किसी तीसरे की ओर अंकित कर रहे हैं, यानी कि क्या आ गया, बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं हम, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो यहाँ पर लंबा और उदर ये क्या है, ये दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे पद का, तीसरे पद कौन, लंबा है जिसका उदर, तो क्या आ गया यहाँ पर, गणेश। फिर गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, तो कौन है, कृष्ण भगवान, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं या तीसरे पद का निर्माण करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास रहेगा, उसमें तीसरा अर्थ निकलना चाहिए तो ही बहुब्रीहि समास रहेगा, अन्यथा वो आपका कर्मधारय समास रहेगा। अगला हम देखते हैं विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। अगला है घनश्याम, घन के समान श्याम है जो घनश्याम, ये क्या है, किसी तीसरे पद की ओर हमें अंकित करते हैं। फिर पीताम्बर, पित्त के, पीताम्बर, पित्त है अंबर जिसका,
पिते अंबर जिसका, तो क्या आ गया? कृष्ण भगवान। पीताम्बर पित है अंबर जिसका, तो इसका तीसरा कौन सा किधर संकेत जा रहा है? इसका कृष्ण भगवान, कृष्ण। आज हमने समास का अध्ययन किया है और भी आप इसका डिटेल अध्ययन करिए। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई है कि आप रिवीजन करो तो आप इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने वर्णमाला, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में वीडियो बनाई थी, जो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हो। सभी को जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।